धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 अध्याय 14 प्रोसिक्यूटर का केस। उस खचाखच भरे कोर्टरूम में जज ने प्रोसिक्यूटर से कहा, अपनी दलील पेश करें। सर, ये केस बहुत ही सिंपल है, घृणित है, परंतु सिंपल है। उस प्रोसिक्यूटर ने प्रोफेसर बोरो की होलोग्राफिक इमेज की तरफ देखा। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो तीनों की ही पूर्ण स्पर्शनीय इमेजेस आरोपी के कैबिन में खड़ी थी। इधर नाना की पूर्ण स्पर्शनीय इमेज भी डिफेंस लॉयर के स्थान पर बैठी हुई थी। इस कोर्ट रूम की प्रक्रिया का प्रसारण पूरे जौर साम्राज्य में हो रहा था। आरोपी प्रोफेसर बोरो मर्कल का एजेंट है। हमारी चीर दुश्मन मर्कल को हमारे महान सुप्रीम कमांडर नोकोविद ने एक बहुत ही बुरी शिकस्त दी थी। मर्कल की एक बहुत बड़ी सेना को महान सम्राट नोकोविद अकेले ही लील गए थे। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, जज तलक अंदाज में बोला। प्रोसिक्यूटर थोड़ा घबरा गया। ये मेरा कोर्ट है, यहाँ पॉलिटिकल स्टंटबाजी कम और मुद्दे की बात ज्यादा की जाती है। सॉरी योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर सक पकाते हुए बोला। कंटिन्यू, जज रूखे स्वर में बोला। तो मैं ये कह रहा था योर ऑनर कि जब जौर साम्राज्य की चीर दुश्मन मर्कल को पता चल गया कि मिलिट्री वॉर में वो जौर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसने एक बहुत ही ओछी हरकत की। प्रोसिक्यूटर अपनी बात पूरे ध्यान से रख रहा था। मर्कल ने प्रोफेसर बोरो को एक भारी रकम देकर अपनी तरफ मिला लिया। प्रोसिक्यूटर ने फिर बोरो को एक नजर भर देखा। प्रोफेसर बोरो को एक काम दिया गया। उसे महान सुप्रीम कमांडर नोकोविद के पास जो क्विड नामक घातक हथियार है, उसे नष्ट करना है या उसको समझकर उसकी तकनीक मर्कल को देनी है। ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप, नाना ने कहा। क्या ऑब्जेक्शन है मिस्टर नाना? डोंट यू नो लॉ? अभी ओपनिंग स्टेटमेंट है, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता, जज गुर्राते हुए बोला और नाना को बैठने का इशारा किया। नाना चुपचाप बैठ गया। प्रोसिक्यूटर के चेहरे पर एक अलग सी कुटिल मुस्कान थी। उसने नाना को टेढ़ी नजर से देखा, जैसे कह रहा हो, तेरे जैसे छोटे मोटे लॉयर को तो मैं चाय में घोल कर पी जाऊंगा। प्रोसिक्यूटर ने आगे कहा, बोरो ने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। उसे पता था कि यदि वो कोई बेचारी बनकर महान सुप्रीम कमांडर नोकोविद के पास जाएगी तो वो उसे अपने यहाँ नौकरी दे देंगे। धीरे धीरे प्रोफेसर बोरो की बेटी ने महान सुप्रीम कमांडर नोकोविद को कन्विंस कर लिया कि आरोपी बोरो को वो अपने साथ काम करने दे। प्रोसिक्यूटर थोड़ा रुका। उसने एक नजर नाना पर मारी। नाना अपने नोट्स लेने में बिजी था। प्रोसिक्यूटर ने आगे कहा, प्रोफेसर बोरो की टैलेंट को देखते हुए सुप्रीम कमांडर नोकोविद ने उसे अपने साथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी में लगा लिया। दोनों मिलकर क्विड के घातक उपयोग के कारण पैरेलल यूनिवर्स को कनेक्ट करती हुई आर्टिफिशियल टनल पर रिसर्च कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर फिर प्रोफेसर बोरो की ओर देखते हुए बोला। परंतु प्रोफेसर बोरो के दिल में चोट था। उन्होंने धीरे धीरे सुप्रीम कमांडर नोकोविद के क्विड हथियार के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। वो उसे मर्कल को बेचना चाहता था और इसीलिए प्रोफेसर बोरो महान सुप्रीम कमांडर नोकोविद के साथ उस पैरेलल यूनिवर्स में भी गया ताकि उसे क्विड की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। प्रोसिक्यूटर थोड़ा रुका, फिर अपने एक छोटे से क्यूब रूपी यंत्र को मानसिक संदेश दिया और उसमें से उसने अपने नोट्स को ग्रहण किया और आगे अपनी बात रखी। बोरो को समझ आने लगा कि नोकोविद ने क्विड हथियार की जानकारी बड़ी ही सीक्रेट तरीके से छुपा रखी थी और उसे आसानी से डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता था। उसे ये भी पता चल गया था कि नोकोविद के अलावा फिलहाल कोई और क्विड के बारे में नहीं जानता था। प्रोसिक्यूटर की होलोग्राफिक इमेज धीरे धीरे चलकर प्रोफेसर बोरो की होलोग्राफिक इमेज के पास पहुंच गई।
और फिर इस कुटिल प्रोफेसर बोरो ने महान सुप्रीम कमांडर नोकोविक को खत्म करने का अनोखा तरीका खोजा। प्रोफेसर बोरो बिल्कुल शांत थे। अधिवक्ता नाना मानसिक संदेशों द्वारा अपने यंत्र को अपने नोट्स लिखवा रहा था। प्रोसिक्यूटर ने आगे कहा, प्रोफेसर बोरो ने महान सुप्रीम कमांडर नोकोविक को कन्विंस किया और वो बोमिनी में अपने दास जोरो के साथ दाखिल हुआ। उसने महान सुप्रीम कमांडर को इस बात पर भी राजी कर लिया कि वो लोग उस पैरेलल यूनिवर्स में चले जाएं। प्रोसिक्यूटर ने एक पल का पॉज लिया। इसने उनके विमान बोमिनी में ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न करने की कोशिश की जिससे वो सभी उसी पैरेलल यूनिवर्स में मर जाएं। प्रोसिक्यूटर ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी थी। नाना पूरी तरह से विस्मित था। ये प्रोसिक्यूटर कुछ भी झूठ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोले जा रहा था और जज उसे ऑब्जेक्शन लेने का मौका भी नहीं दे रहे थे। इरिट्रिया में इस प्रकार से कोर्ट प्रोसेस नहीं चलता। ज़ौर का प्रोसेस बहुत ही अलग था। नाना ने हिम्मत करके फिर से ऑब्जेक्शन किया और जज ने नाना को बेहद गुस्से में घूरा। मिस्टर डिफेंस लॉयर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ओपनिंग स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शन नहीं होते। हालांकि जज के पास स्पेशल अधिकार होता है और इसीलिए मैं आपको ऑब्जेक्शन रखने का मौका देता हूं। बताइए, क्या ऑब्जेक्शन है आपको? नाना का होलोग्राफिक इमेज अपनी जगह से खड़ा हुआ और सभी को टेलीपैथी करते हुए कहने लगा। प्रोसिक्यूटर सब सुनी सुनाई एविडेंस दे रहे हैं, कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर रहे। मेरा मानना है कि उन्होंने अभी जो कुछ भी कहा है उसे तथ्यों के साथ साबित करें। नाना ने थोड़ा पॉज लिया और प्रोसिक्यूटर को घूरा और कहा, प्रोफेसर बोरो यदि इतने ही कुटिल हैं कि वो मर्कल से पैसे लेकर ज़ौर में आतंक फैला रहे थे, तो वो खुद क्यों मरने के लिए पैरेलल यूनिवर्स जाएंगे? प्रोसिक्यूटर के ओपनिंग स्टेटमेंट अपने आप में ही अनेकों विरोधाभास रखते हैं। नाना ने अपनी बात बहुत ही सफाई के साथ रखी थी। ठीक है, जज ने कहा, हालांकि अभी ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, इससे सिर्फ ये समझने को मिलता है कि प्रोसिक्यूटर क्या क्या साबित करेंगे। उन्होंने अभी जो कुछ कहा है मैंने नोट कर लिया है और मैं इन्हें वो सब साबित करने के लिए आबद्ध करूंगा। मैंने ये विरोधाभास भी नोट कर लिया है। प्रोसिक्यूटर को पहली बार नाना के अंदर अपना एक प्रतिद्वंदी दिखाई पड़ा। नाना ने बड़ी सफाई से प्रोसिक्यूटर की सभी बातों को जो उसने ओपनिंग स्टेटमेंट में कही थी नोट करवा दिया था और प्रोसिक्यूटर की वो सब स्टेटमेंट अब सबूत के साथ साबित करने होंगे। वैसे नाना ये ऑब्जेक्शन ना भी लेता तो भी ये जज इन सब बातों को नोट कर ही लेता, परंतु शायद विरोधाभास आदि को इतनी सख्ती से नोट नहीं करता। नाना इतना भी कच्चा वकील नहीं था। प्रोसिक्यूटर को उससे सावधान रहना होगा। प्रोसिक्यूटर ने जज की ओर देखा जो इशारों में उसे अपना ओपनिंग स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए कह रहा था। प्रोसिक्यूटर ने आगे कहा, महान सुप्रीम कमांडर नोकोविक को उस दिन से ही जब वो पैरेलल यूनिवर्स गए थे प्रोफेसर बोरो पर शक हो गया था और उनका शक यकीन में बदल गया जब प्रोफेसर बोरो ने क्विड के सीक्रेट फाइल को डिकोड करना चाहा। वो फाइल बोमिनी के सिस्टम के अंदर हिडन थी और केवल डमी फाइल ही बाहर थी। यही प्रोफेसर बोरो गलती कर बैठे। प्रोसिक्यूटर ने बहुत ही शान से प्रोफेसर बोरो की ओर देखा जो अपराधी के कैबिन में चुपचाप बैठा हुआ था। हालांकि ये उसका होलोग्राफिक इमेज ही था, परंतु प्रोसिक्यूटर को बहुत संतुष्टि मिली प्रोफेसर बोरो के उस होलोग्राफिक इमेज को इस प्रकार शांत बैठा देख। प्रोसिक्यूटर ने आगे कहा, प्रोफेसर बोरो पूरी तरह से महान सुप्रीम कमांडर के हाथों एक्सपोज हो चुका था और तब प्रोफेसर बोरो ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। प्रोसिक्यूटर ने कुटिलता से प्रोफेसर बोरो की ओर देखा। वो शांत बैठे थे। लेडी तारा और जोरो भी सामान्य थे। नाना को अब तक लग रहा था कि उसे इस केस के सारे तथ्य पता थे, परंतु अब जो प्रोसिक्यूटर बोलने वाला था वो नाना के भी होश उड़ा देने वाला था। तुम्हारे अंदर तो वाकई दो आत्माओं का वास है, थाइजर आश्चर्यचकित होते हुए बोला।
मैंने आपको कहा था, धर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा। वैसे एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। थाइजर की नीले रंग की पुरुष आकृति ने शांत चित्त से कहा। क्या महान थाइजर? यही कि आप म्यूवस में पैदा हुए हैं और जल्द ही आपको एक पैरेलल यूनिवर्स में भेज दिया गया और आपने वहां की एनर्जी भी अपने शरीर में समेट ली है। हाँ, ये तो मुझे पता है, परंतु जो आपको नहीं पता वो ये है कि आप एक साथ दो शरीर में वास भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोई जीवित शरीर ही हो, आप अचेतन चीजों में भी चेतना ला सकते हैं। धर्मा विस्मित हो गया। ये नीला थाइजर क्या बोल रहा था? उसने बहुत ही मृदु भाव से कहा। मैं समझा नहीं महान थाइजर। मैं ये कह रहा हूं सन ऑफ गॉड कि जैसे हम थाइजर लोग प्योर एनर्जी हैं और किसी भी आकार में ढल सकते हैं, किसी भी चेतन प्राणी या अचेतन वस्तु में प्रवेश कर सकते हैं या कोई भी रूप ले सकते हैं। नीले रंग का वो पुरुष अपनी बात रख ही रहा था कि धर्मा बीच में बोल उठा। हाँ मानथाइजर, आप चाहे तो कोई भी रूप ले सकते हैं, आप कोई ग्रह भी बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक। वैसे ही आपके पास दो एनर्जीज हैं। मैं आपको इस एनर्जी को किसी भी जीवित या मृत प्राणी या वस्तु में ट्रांसफर करना सिखा सकता हूँ। इसका मतलब मैं अपने इस शरीर में भी रहूंगा और किसी और शरीर या वस्तु में भी। धर्मा हर्षित होते हुए बोला। ये ही नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जीज एक क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़ी है, तो चाहे आपके दो शरीर कहीं भी रहें, वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। इसका मतलब मेरे एक शरीर ने जो कुछ देखा सुना, वो मेरे दूसरे शरीर को अपने आप पता चल जाएगा। धर्मा अति उत्साहित स्वर में बोला। बिल्कुल, और तब सब लोग मान जाएंगे कि क्यों आप सन ऑफ गॉड हैं। नीले रंग के उस पुरुष आकृति ने बहुत ही आदरपूर्वक टेलीपैथी की। धर्मा को अब समझ आ गया था कि क्यों मदर गॉडेस सोना को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उसके शरीर में न सिर्फ दो एनर्जीज थी, अपितु वो इन एनर्जीज को अलग अलग शरीर में डाल सकता था। वो अपने इस शरीर के अलावा किसी भी और शरीर में या किसी वस्तु में भी जान डाल सकता था। ये तो अति विस्मित करने वाली शक्ति थी। महान थाइजर, आप क्या मुझे सिखा सकते हैं मैं कैसे अपने शरीर की एनर्जी को किसी भी वस्तु में डाल सकता हूँ? धर्मा ने बहुत ही मृदु स्वर में किसी छोटे बालक की भांति उत्साहित होते हुए कहा। बिल्कुल, मैं आपको वो यौगिक क्रिया सिखा दूंगा। धीरे धीरे वो महान थाइजर धर्मा को अपने शरीर की एक एनर्जी को निकालकर दूसरे किसी शरीर या वस्तु में प्रवेश करने की कला सिखा रहा था। धर्मा तैयार हो रहा था नोकोविद की महाशक्ति को चुनौती देने के लिए। धर्मा वाकई एक विस्मयकारी व्यक्तित्व था। उसके पास जाने अनजाने में ही वो शक्ति आ गई थी जो शायद ना तो नोकोविद को पता थी और ना ही प्रोफेसर बोरो को। धर्मा अब अपने आप को सन ऑफ गॉड साबित करने के लिए तैयार हो गया था। इस थाइजर ने धर्मा की बहुत ज्यादा मदद कर दी थी। धर्मा अब क्या इस शक्ति की मदद से नोकोविद की अजय सेना और क्विड जैसे हथियार को चुनौती दे पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, परंतु धर्मा धीरे धीरे नोकोविद के लिए खतरा बनता जा रहा था और नोकोविद इन सब से अनजान अपने प्रशासन को चलाने में और प्रोफेसर बोरो के कोर्ट ट्रायल को देखने में ही व्यस्त था। प्रोसिक्यूटर ने तलख अंदाज में कहा, इस क्रूर प्रोफेसर बोरो ने अपनी पुत्री को, जो महान सुप्रीम कमांडर नोकोविद के पुत्र की मां बनने वाली थी, उसे अपने यहां बुला लिया। प्रोफेसर बोरो ने लेडी तारा को डॉक्टर बनाकर पेश किया और अपनी ही पुत्री को कैद कर लिया। नाना की हवाइयां उड़ गई कि ये प्रोसिक्यूटर क्या क्या बोले जा रहा था। ये सब तो उसे बताया ही नहीं गया था। क्या प्रोसिक्यूटर इन सब को साबित कर पाएगा? लेडी तारा ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। प्रोसिक्यूटर ने नजर भरकर नाना को देखा। उसे समझ आ गया था
कि नाना को ये सब बातें नहीं बताई गई थी। प्रोसिक्यूटर ने अपने विजय अंदाज में आगे कहना शुरू किया। प्रोफेसर बोरो ने फिर अपनी ही पुत्री की जान सिर्फ इसीलिए ले ली क्योंकि महान नोकोविद ने उसे क्विड का मेन सिस्टम क्वांटम कोड नहीं बताया। नाना मन ही मन सोच रहा था कि क्या प्रोफेसर बोरो ने अपनी पुत्री की जान स्वयं ले ली, सिर्फ उस क्विड के क्वांटम कोड के लिए? ये प्रोसिक्यूटर क्या बोल रहा था? मुझे तो प्रोफेसर बोरो ने बताया था कि उन्हें ही केवल क्विड चलाना आता था। नाना इन सब के लिए तैयार नहीं था। जज शांत भाव से सब कुछ नोट कर रहा था। प्रोफेसर बोरो के होलोग्राफिक इमेज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो सब कुछ चुपचाप देख रहा था। लेडी तारा हालांकि थोड़ी अशांत हो रही थी। जोरो के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस कोर्ट में आखिर चल क्या रहा था। उसने इससे पहले इस प्रकार की कोर्ट की कार्यवाही नहीं देखी थी। प्रोसिक्यूटर ने आगे कहा, जब महान नोकोविद ने वो कोड प्रोफेसर बोरो को नहीं दिया, तो प्रोफेसर बोरो ने उनके पुत्र के साथ इरिट्रिया ग्रह छोड़ दिया ताकि वो महान सुप्रीम कमांडर को ब्लैकमेल कर सकें कि वो उन्हें क्विड का कोड दे, नहीं तो वो उनके पुत्र को मार डालेगा। प्रोसिक्यूटर ने फिर प्रोफेसर बोरो की ओर देखा और कहा, इस क्रूर अपराधी ने अपनी पुत्री का खून किया और अपने नाती को गायब कर दिया और फिर इरिट्रिया से भाग गया। इसकी मदद की उस गद्दार जासूस लॉरा ने। ये मेजॉर ग्रह पर जाकर छुप गया। इसे मर्कल ने पैसे और संसाधन दिए। इसे यकीन था कि एक ना एक दिन महान सुप्रीम कमांडर नोकोविद टूट जाएंगे और अपने पुत्र को लेने के लिए क्विड इसे सौंप देंगे। नाना हैरान था। ये सब उसके प्रिपरेशन का हिस्सा ही नहीं था। उसे इन सब का अपने स्टेटमेंट में खंडन करना होगा, परंतु वो ये कैसे कर पाएगा? आखिर ये कोर्ट केस किस डायरेक्शन में जा रहा था? प्रोसिक्यूटर ने अपने स्टेटमेंट को समाप्त करते हुए कहा, परंतु महान सुप्रीम कमांडर नहीं टूटे। उनके लिए अपने पुत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण जॉर साम्राज्य और उसकी सुरक्षा थी। इसीलिए प्रोफेसर बोरो ने बिलीवर ऑफ बॉफ नामक संस्था बनाई और उसके जरिए टेररिस्ट एक्टिविटी करवाई। उसका ये प्लान था कि यदि वो जॉर साम्राज्य में अशांति फैला पाया तो महान सुप्रीम कमांडर नोकोविद शायद अपने हथियार क्विड के बारे में उसे बता देंगे। परंतु वो यहां भी नाकामयाब हो गया। उसे ना तो महान सुप्रीम कमांडर की पत्नी की हत्या करके, ना उनके पुत्र का अपहरण करके और ना ही टेररिस्ट गतिविधियों द्वारा क्विड के बारे में कुछ पता चला और ना ही वो क्विड उनसे ले पाया। प्रोसिक्यूटर ने एक नजर प्रोफेसर बोरो पर डाली और कहा, इस खूंखार और दुर्दांत अपराधी ने अनेकों जाने लिए। इसकी एक ही सजा है, एक बहुत भयानक मौत। इसके हर जुर्म में इसका साथ दिया इन दोनों अन्य अपराधियों ने, जिनके नाम हैं लेडी तारा और जोरो। इनकी भी वही सजा होनी चाहिए जो प्रोफेसर बोरो को मिलेगी। दैट्स इट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रख दिए थे। उसने बहुत ही साफ साफ तरीके से बता दिया था कि वो इन तीनों अपराधियों के विरुद्ध क्या साबित करेगा और इन्हें क्या सजा दिलवाना चाहता था। अब नाना की बारी थी, परंतु नोकोविद के पुत्र के अपहरण और प्रोफेसर बोरो द्वारा अपनी ही पुत्री की हत्या की बात सुनकर विचलित हो चुका था। वो कैसे अपने स्टेटमेंट दे पाएगा, ये उसके लिए एक पहेली ही थी।